हेलो एवरीवन, आप सभी का मंथन अड्डा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं प्रणव दीक्षित आपको रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा रहा था। लॉजिकल रीजनिंग के हम दो टॉपिक कवर कर चुके थे अपने पिछले वीडियो में। एक स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट और दूसरा जो था हमारा वो था स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। आज हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है ना। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बारे में समझेंगे कि क्या होता है, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से कुछ लोग अवेयर भी होंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर में सिलोजिज्म के, और सिलोजिज्म में भी आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ही होता है। हम समझते हैं कि कंक्लूजन जो दिया गया है इसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो है ये वाला और सिलोजिज्म वाला एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है। पहली बात तो ये है कि इसको हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं कंक्लूजन को, और दूसरी बात ये है कि जो सिलोजिज्म के क्वेश्चन होते हैं उसमें जो हमें स्टेटमेंट दिए गए होते हैं वो हमारे स्टेटमेंट काल्पनिक भी हो सकते हैं। मतलब उसमें जैसे हम अगर क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें क्वेश्चन होता है कि सभी आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं, तो ये काल्पनिक हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर दिए गए जो हमारे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो दिए गए स्टेटमेंट होते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन में बहुत रेयर ऐसा होता है कि हमें एक काल्पनिक या माना हुआ या एज्यूम किया हुआ कोई स्टेटमेंट देखने को मिले। वैसे तो किसी ना किसी इंफॉर्मेशन पे बिहाफ पे या किसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे इसको दिया जाता है या फिर इसको प्रिपेयर किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और इसके बिहाफ पे हमें एक कंक्लूजन दिया होगा, दो कंक्लूजन दिए होंगे या दो से ज्यादा दे सकता है, और फिर हमें डिसाइड ये करना होगा कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कंक्लूजन कौन सा फॉलो करेगा। अब बात करते हैं कि कंक्लूजन की। अब कंक्लूजन होता क्या है। ये जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन आता है इसमें हम जानते हैं कि हमें स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्टेटमेंट के अंदर हमको एक इंफॉर्मेशन दी होगी, कोई इंसिडेंट की, किसी इवेंट की या किसी स्पीकर के द्वारा कुछ बोला गया है उसकी एक इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे हमें चेक करना है कि हमें कौन सा कंक्लूजन आंसर होगा हमारा। अब बात करते हैं कि कंक्लूजन क्या चीज होती है। कंक्लूजन होता क्या है। कंक्लूजन एक फाइनल आउटकम है। इट इज अ फाइनल आउटकम और रिजल्ट ऑफ अ डिस्कशन। कोई डिस्कशन चल रहा है या कोई डिस्कशन है, कोई इंफॉर्मेशन है, उसके बिहाफ पे हमें उसके फाइनल आउटकम तक जाना जो होता है वो होता है हमारा कंक्लूजन। मतलब किसी एक इंफॉर्मेशन के बारे में हमें कोई एक इंफॉर्मेशन गिवन है या कोई इंसिडेंट पता है, किसी इंसिडेंट के बारे में हमें जानकारी है, उस इंसिडेंट या कोई घटना कुछ भी हमें दिया गया है एक स्टेटमेंट के अंदर में, हमें उस स्टेटमेंट जो दिया गया है उस स्टेटमेंट, एक या एक से अधिक स्टेटमेंट अगर दिए गए हैं तो, या कोई अगर पैरा में दिया गया है तो, पैराग्राफ के फॉर्मेट में अगर दिया गया है तो हमें चेक करना है कि जो स्टेटमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन है उस स्टेटमेंट के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है उसका पूरा कंक्लूड क्या होगा। उसको पढ़ने के बाद हम किस फाइनल आउटकम तक पहुंच रहे हैं, किस फाइनल रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं, या हमें ये चेक करना है कि फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है। तो वो जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा वो हमारा क्या होगा, निष्कर्ष होगा। इसी को हम कहते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन हमारा क्या होता है कि किसी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के हम उस इंफॉर्मेशन के थ्रू, दी गई इंफॉर्मेशन के थ्रू हम उसके फाइनल आउटकम तक जाएं, वो हमारा जो फाइनल आउटकम या फाइनल रिजल्ट जो होगा वो हमारा होगा कंक्लूजन, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है मेरे ख्याल से कि जो फाइनल आउटकम होगा, दी गई इंफॉर्मेशन का फाइनल आउटकम होगा वो हमारा कंक्लूजन होगा। अब बात समझते हैं कि कंक्लूजन के लिए हमारी इंपॉर्टेंट बात क्या है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे एक इंफॉर्मेशन दी गई है ए बी सी, कोई इंफॉर्मेशन में दी गई है, इस इंफॉर्मेशन का जो कंक्लूजन आएगा वो डी आएगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। मतलब ये जो डी है हमारा, समझाने का मतलब ये है कि ये इंफॉर्मेशन दी गई है और इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर हमारा एक कंक्लूजन आ रहा है। वो क्यों अलग है, ए बी सी और ये डी क्यों है, इसका मतलब ये है कि हमें इंफॉर्मेशन दी गई होगी और हम अपने टर्म्स में कंक्लूजन को डिफाइन करेंगे। मतलब हम कंक्लूजन को अपने लैंग्वेज में निकाल करके लाएंगे तो वो हमारा डी हो जाएगा। सिंपल सी चीज ये है कि निष्कर्ष जब आएगा तो हमें ये चीज ध्यान रखनी कि निष्कर्ष आएगा तभी, जब तक हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक निष्कर्ष नहीं आ सकता है। मतलब निष्कर्ष आने के लिए थर्ड पर्सन या किसी अदर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पीकर ने कोई चीज बोली है
उस स्पीकर के द्वारा बोली गई बात या इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर उसको हम कंक्लूड करेंगे, हम उसको अपना इन्वॉल्वमेंट देने के बाद एक फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे, तो वो जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कंक्लूजन। तो उसके लिए हमारा इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर बात इसकी ये है कि जो एक कंक्लूजन होता है वो दी गई इंफॉर्मेशन का, होल इंफॉर्मेशन का फाइनल आउटपुट होता है, वो हमारा कंक्लूजन होता है। यदि एक पैराग्राफ दिया गया है तो उस पूरे पैराग्राफ का फाइनल आउटकम, एक अगर पैराग्राफ दिया गया है तो उस पूरे पैराग्राफ का फाइनल आउटकम जो होगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा, उस पूरे पैराग्राफ से निचोड़ क्या निकल रहा है कि मतलब ये जो हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है इसका फाइनली मतलब ये है, इसका फाइनली रिजल्ट ये है। ठीक है ना, तो इसका फाइनली जो आउटकम है वो ये है। तो वो जो फाइनल आउटकम है उस दी गई इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर हम जो जिस फाइनल रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं वो हमारा कंक्लूजन कहलाता है, और उसके लिए हमारा इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात समझते हैं कि जो कंक्लूजन होता है और एक आर्ग्यूमेंट, हमने आपको बताया था कंक्लूजन है और आर्ग्यूमेंट है। कंक्लूजन और आर्ग्यूमेंट जो होता है ये किसके अकॉर्डिंग होगा, ये हमेशा उसके अकॉर्डिंग होगा जो कि इस स्टेटमेंट को पढ़ रहा है या सुन रहा है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग होगा, दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। हमें उसके बिहाफ पर देना है, लेकिन देंगे हम। तो जो आर्गुमेंट और कंक्लूजन होगा वो स्टेटमेंट को पढ़ने वाले और स्टेटमेंट को सुनने वाले के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन जो एजम्पशन होता है उसके लिए हमें करना क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया है उसकी अप्रोच क्या रही होगी, तो इसका मतलब यह है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होगा या स्टेटमेंट को अंजाम देने वाले के अकॉर्डिंग होगा, या उस घटना को जिसने अंजाम दिया है या स्पीकर जो भी है जिसने उस बात को बोला है उसके अकॉर्डिंग होगा। मतलब स्टेटमेंट जिसकी वजह से आया है, एजम्पशन उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन आर्गुमेंट और कंक्लूजन वो हमारे अकॉर्डिंग होगा। दी गई इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने एक तर्क दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या तर्क आएगा क्या तर्क नहीं आएगा ये हमारा एक आर्गुमेंट हो जाएगा। कंक्लूजन क्या है कि एक ये इंफॉर्मेशन दी गई है, उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंचे, तो कौन पहुंचे, हम पहुंचे। तो जो कंक्लूजन होगा और जो आर्गुमेंट होगा वो हमारे अकॉर्डिंग होगा, लेकिन जो हमारा एजम्पशन होगा वो दी गई स्टेटमेंट की जो भी घटना है उस घटना को अंजाम देने वाले की सोच के अकॉर्डिंग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो कंक्लूजन होता है और जो आर्गुमेंट होता है ये दोनों होते हैं हमारे अकॉर्डिंग, या जो एग्जामिन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग होगा। जो भी बंदा इसको एग्जामिन कर रहा है स्टेटमेंट को या रीड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन जो एजम्पशन होता है हमारा, वो हमारा एजम्पशन स्पीकर जो स्टेटमेंट जिसने स्टेटमेंट को अंजाम दिया है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट को अंजाम देने वाले के अकॉर्डिंग होगा। तो इंसिडेंट को अंजाम देने वाले के अकॉर्डिंग हमारा कंक्लूजन होगा, सॉरी एजम्पशन होगा। तो बात समझ में आ रही है मेरे ख्याल से। जो हमारा कंक्लूजन एंड आर्गुमेंट होगा वो हमारा एग्जामिन के अकॉर्डिंग होगा, मतलब जो स्टेटमेंट को पढ़ रहा है या स्टेटमेंट को जो सुन रहा है। और जो एजम्पशन होता है वो स्टेटमेंट को जिसने अंजाम दिया है, स्टेटमेंट के अंदर दी गई इंफॉर्मेशन को जिसने अंजाम दिया है वो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो एजम्पशन और कंक्लूजन आर्गुमेंट पे डिफरेंस आएगा। थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसमें ये भी बनता है कि आर्गुमेंट सॉरी एजम्पशन, कंक्लूजन और इन्फ्रेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। बहुत हल्का सा डिफरेंस है और बहुत ही अच्छा डिफरेंस है, इसलिए मैं अगली क्लास में आप लोगों को जब इन्फ्रेंस पढ़ा दूंगा तो कंक्लूजन, एजम्पशन और इन्फ्रेंस के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर कर दूंगा बहुत अच्छे से, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, कंट्राडिक्ट करता है, समझ में नहीं आता है, डाउट रहता है हमेशा। तो एजम्पशन, कंक्लूजन और इन्फ्रेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है, इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। एजम्पशन अभी हमने समझा क्या होता है। एजम्पशन होता है हमारा कि किसी भी घटना के होने के पहले घटना को अंजाम देने वाले के दिमाग में क्या सोच थी, क्या अप्रोच थी, वो हमारा एजम्पशन होता है। और जो कंक्लूजन होता है वो कंक्लूजन क्या होता है
कंक्लूजन होता है कि हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है, उस इंफॉर्मेशन के फाइनल आउटकम तक हमें जाना है, और वो जो फाइनल आउटकम होगा अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू अस, वो हमारा क्या होगा, कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन और अजम्पशन में बात समझ में आ रही है दोनों में। अब अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमें चेक करना है ये कि कंक्लूजन बन करके कैसे आता है। तो कंक्लूजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को अगर ध्यान रखेंगे तो हमारा कंक्लूजन हमें पता लग जाएगा कि कंक्लूजन कैसे होता है। सबसे पहली बात ये है कि हम जो यहाँ बताने जा रहे हैं वो इसके गुण हैं कंक्लूजन के। कंक्लूजन के कौन कौन से गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंक्लूजन, ये हमें ध्यान रखने हैं। अगर हम इनको ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से हम कंक्लूजन को फाइंड कर सकेंगे। सबसे पहली बात जो है, हमारा जो पहला पॉइंट है, हम आपको हमेशा से बताते चले आ रहे हैं कि जहां पे भी स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होगा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, स्टेटमेंट की। तो इसलिए पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो कुछ भी कंक्लूजन होगा वो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट होगा। हमें हमेशा कंक्लूजन के अंदर जो भी लिखा हुआ सेंटेंस है वो स्टेटमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। पहला पॉइंट है हमारा कि जो भी कंक्लूजन के अंदर सेंटेंस लिखा होगा वो हमारा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए या स्टेटमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, तो वो कंक्लूजन हो सकेगा हमारा। अगर अपने चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, तो हमारा जो भी ये सेकंड पॉइंट है उसके अंदर क्या कहता है कि प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। हमारे ये जो कंक्लूजन के लिए जरूरी है, कंक्लूजन के लिए सेकंड पॉइंट हमारा जरूरी क्या है कि कंक्लूजन के लिए हम जो भी सेंटेंस डिफाइन कर रहे हैं उस डिफाइन के अंदर प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए का मतलब ये है कि कुछ भी एज्यूम नहीं किया जाएगा, कुछ भी सपोज नहीं किया जाएगा। तो जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि सेंटेंस के अंदर प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, या जो भी इवेंट है जिसके बारे में बात की जा रही है उसके इस वाले सेंटेंस के अंदर में प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। कुछ भी सपोज नहीं किया जाएगा, कुछ भी एज्यूम नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा प्रैक्टिकलिटी के बिहाफ पर है। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा हमारा कहता है यूनिवर्सल ट्रुथ है। हम यूनिवर्सल ट्रुथ के बिहाफ पर भी चेक कर सकते हैं अगर लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब ऑलवेज यूनिवर्सल ट्रुथ या एनीवे यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। एनीवे इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल ट्रुथ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है उस स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ जो बन रहा होगा वो हमारा कंक्लूजन हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब ये नहीं कि हमने देखा कि यूनिवर्सल ट्रुथ कुछ भी है, स्टेटमेंट के अंदर बात कुछ कर रहा है और यूनिवर्सल ट्रुथ देखा हमने उसको लगा दिया, आंसर नहीं बनेगा ना। तो हमारा जो स्टेटमेंट है कंक्लूजन के अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात करता है, वो क्या करता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर आपका यूनिवर्सल ट्रुथ आता है तो फिर वो हमारा कंक्लूजन बन सकेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। मतलब अगर कोई सेंटेंस हमें ऐसा दिया गया है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, हमें अगर कंक्लूजन के अंदर जो हमारे कंक्लूजन दिए रहते हैं उनके अंदर अगर कोई सेंटेंस ऐसा दिया गया है जो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस हो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, मतलब अगर किसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, किसी स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर एक्सपीरियंस के बिहाफ पर कोई सेंटेंस दिया गया है तो वो हमारा कंक्लूजन बन सकेगा। जैसे एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मतलब अनुभव के आधार पर, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम बात कर ले कोरोना वायरस की, कोरोना वायरस जो चल रहा है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो शुरू से लेकर के अब तक लोगों ने अनुभव किया है वो अनुभव ये किया है कि लॉकडाउन अगर बना करके रखें, लोग अगर घरों में रुकेंगे अपने तो सुरक्षित रहेंगे। तो ये जो एक बात है वो क्या है कि लोग अगर घरों में रुकेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, इसका मतलब ये है कि ये एक एक्सपीरियंस के बिहाफ पर ही तो लोगों ने देखा है। पहले चाइना में हुआ, फिर स्पेन में हुआ, फिर इटली में हुआ, कि तो जो भी ये सीक्वेंस चला इस सीक्वेंस में लोगों ने कुछ अनुभव किए। वो अनुभव ये किए कि जो अपने हाथ धुलता रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, उससे बचने का उपाय ये बताया गया है। तो ये एक्सपीरियंस के आधार पर है। तो हमें क्या बोला गया है
कि अगर इस स्टेटमेंट के अंदर की इंफॉर्मेशन को हम एक्सपीरियंस के आधार पर कोई सेंटेंस दिया जाएगा तो उसको हम कंक्लूजन मान सकते हैं। जैसे हम अपने यहाँ आप जानते होंगे कि टीके लगते हैं बच्चों के, तो बच्चों को जो टीके लगाए जाते हैं वो एक एक्सपीरियंस के बिहाफ पर ही, तो क्योंकि एक्सपीरियंस किया गया कि हाँ ये टीका लगाने से बच्चे को ये बीमारी रोक सकेगी, तो इसलिए ये एक्सपीरियंस के बिहाफ पर है। तो हम बात को समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेटमेंट के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी अगर एक्सपीरियंस के बिहाफ पर एक सेंटेंस लेकर के आती है तो वो हमारा कंक्लूजन बन सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर में कुछ हमारे वर्ड्स हैं जिनसे हमें बचना है। वो अगर वर्ड हमें किसी सेंटेंस के अंदर मिलेंगे तो अप्रोक्सीमेट वो हमारा इस कंक्लूजन को वीक बनाते हैं, वो हमारा कंक्लूजन नहीं होकर के आएगा। इसलिए हम समझते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे अगर सेंटेंस के अंदर में आपको मे दिया गया है, कैन दिया गया है, ओनली दिया गया है, ईच दिया गया है, एवरी दिया गया है, एग्जैक्टली दिया गया है, ऑलवेज दिया गया है, ऑल दिया गया है। मैं रिपीट कर देता हूं, मे है, कैन है, ऑलवेज है, ऑल है, एवरी है, ईच है, एग्जैक्टली है, ऐसे जितने भी वर्ड होंगे ये सारे के सारे आपके कंक्लूजन को वीक करेंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं तो फिर वो हमारा कंक्लूजन नहीं बना सकते हैं। हम अप्रोक्सीमेटली ऐसा होता है 99.5% में बोल रहा हूं कि अगर ये जो कीवर्ड्स मैंने बोले मे, कैन, ऑलवेज, ऑल, एवरी, ईच एंड एग्जैक्टली, इस टाइप के जितने भी हमारे वर्ड होंगे वो अगर किसी सेंटेंस के अंदर में यूज किए गए हैं तो फिर वो हमारा कंक्लूजन नहीं बनाएगा। ऐसा अप्रोक्सीमेटली 99.5% होता है। बाकी 5.5% ये जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है ना, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लॉजिक आपका सर्वोपरि रहेगा, लॉजिक काम करेगा। 0.5% यहाँ पे सारे के सारे रूल वायलेट कर सकते हैं शुरू से लेकर के आखिरी तक, तो 0.5% का मार्जिन लेकर के चलेंगे। इसलिए मैंने बोला कि आप 99.5% ये जो आपके वर्ड दिए गए होंगे अगर किसी कंक्लूजन के सेंटेंस के अंदर, तो वो हमारा कंक्लूजन को वीक करेंगे, वो हमारा कंक्लूजन नहीं आएगा। अब अगर अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, व्हेनेवर वी हैव एन एडवाइस और अ रिजल्ट इन द कंक्लूजन इट विल बी ट्रू बट रिमेंबर दैट इट शुड बी ऑलवेज रिलेटेड टू द स्टेटमेंट। व्हेनेवर वी हैव एन एडवाइस मतलब अगर हमें किसी एक एडवाइस के बारे में कंक्लूजन के अंदर दिए गए सेंटेंस में अगर कोई एडवाइस करता है या कोई रिजल्ट की बात करता है तो फिर वो जो हमारा कंक्लूजन होगा वो हमारा सही होगा। ये ध्यान रखिएगा कि लेकिन वो जो हमारी एडवाइस की जा रही होगी वो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट होना चाहिए, स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन। हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन से ही रिलेट रखना है हमें आपको। हाँ, ऑलवेज कंक्लूजन की बात करेंगे, एजम्पशन की बात करेंगे, आर्गुमेंट की बात करेंगे तो आपका जो कुछ भी मन करके आएगा ये आपका अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट होगा। तो स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को दिमाग में बना करके रखना है हमेशा। अब चलते हैं आगे। तो हमें आप जब इस तरीके के क्वेश्चन हम कर रहे होंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले एक डायरेक्शन दिया जाता है। डायरेक्शन क्या होता है मैं आपको वो डायरेक्शन पढ़ के सुनाता हूं, आपको डायरेक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है एक बार, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन में जाना है। डायरेक्शन आपके सामने लिख करके आ रहा होगा। डायरेक्शन क्या होता है, इन ईच क्वेश्चन बिलो इज गिवन अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कंक्लूजंस नंबर 1 and 2 यू हैव टू एज्यूम एवरीथिंग। एज्यूम का मतलब एजम्पशन नहीं, एज्यूम का मतलब आप इसको पढ़ें क्या लिखा है, यू हैव टू एज्यूम एवरीथिंग इन द स्टेटमेंट। इसका मतलब कि स्टेटमेंट के अंदर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो आपको एज्यूम करनी है कि हाँ ये सही है, यही लिखा हुआ है। यू हैव टू एज्यूम एवरीथिंग इन द स्टेटमेंट बी ट्रू देन कंसीडर two conclusions together and decide which of them logically follows beyond a reasonable doubt from the information given in the statement. Given answer, आपको आंसर करने होंगे, वो जो आंसर होंगे वो आपके किस तरीके के होंगे। अगर आपका ओनली वन, अगर दो कंक्लूजन आपको दिए गए हैं पहला और दूसरा, तो उसमें अगर आपको आंसर करना होगा तो आंसर कैसे करना होगा। अगर आपका केवल पहला ट्रू आ रहा होगा कंक्लूजन तो आपको आंसर ए लगाना है। अगर आपका केवल दूसरा आ रहा होगा तो आपको आंसर बी लगाना है। अगर या तो पहला या दूसरा आंसर आ रहा है तो फिर आपको सी ऑप्शन लगाना है। अगर आपको ना तो पहला और ना ही दूसरा आ रहा है कंक्लूजन आंसर में तो फिर आपको आंसर लगाना है डी। अगर आपके दो के दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट तो फिर आपका आंसर आने वाला है ई। तो ये ध्यान रखिएगा कि ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज तो ऑप्शन ए लगेगा, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज तो ऑप्शन बी लगेगा। इधर फर्स्ट और सेकंड
फॉलोज तो आपका सी ऑप्शन लगेगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज तो आपका आंसर डी लगेगा, लेकिन अगर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज बोलता है तो फिर आपका ऑप्शन ई लगेगा। ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ को। हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक को समझते हैं कि ये जो हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का टॉपिक है ये कैसे हम इसके क्वेश्चन को करते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूं आपके सामने, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ओनली गुड सिंगर्स आर इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस, नो वन विदाउट स्वीट वॉइस इज अ गुड सिंगर। स्टेटमेंट दिया गया है, only good singers are invited in the conference, no one without sweet voice is a good singer। conclusions दिए गए हैं आपके, conclusion number 1, conclusion number 1 क्या दिया गया है, all invited singers in the conference have sweet voice। second conclusion, those singers who do not have sweet voice are also invited in the conference। चेक करिए एक बार क्या कंक्लूजन आ सकता है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट। चेक करेंगे कि कौन सा आ सकता है। हिंदी में पढ़ देता हूं। क्वेश्चन ये है आपका कि सम्मेलन में केवल अच्छे गायकों को आमंत्रित किया गया है, मीठी आवाज के बिना कोई भी अच्छा गायक नहीं है। पहला निष्कर्ष दिया गया, सम्मेलन में सभी आमंत्रित गायकों की आवाज मधुर है। दूसरा है, जिन गायकों की मधुर आवाज नहीं है उन्हें भी सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। चेक करते हैं आंसर क्या आएगा। चलिए, स्टेटमेंट दिया गया है, ओनली गुड सिंगर्स आर इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस, नो वन विदाउट स्वीट वॉइस इज अ गुड सिंगर। इसका मतलब क्या है कि सम्मेलन एक रखा गया है, उस सम्मेलन में सभी अच्छी आवाज, केवल ओनली लगा है तो इसका मतलब ये है कि केवल अच्छी आवाज वालों को या अच्छे गुड सिंगर जो है हमारे, उनको ही इनवाइट किया गया है। ये बोला गया है कि जो अच्छे सिंगर हैं, केवल अच्छे गायक हैं, उनको ही केवल इनवाइट किया गया है। नो वन विदाउट स्वीट वॉइस इज अ गुड सिंगर। और ये भी बोल दिया गया है कि कोई भी बंदा अच्छी आवाज, स्वीट वॉइस मतलब मधुर वॉइस, जो मधुर आवाज है उसके बिना अच्छा सिंगर नहीं होता है। ये हमें एक इंफॉर्मेशन के अंदर ही बोला गया है। तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो पहला कंक्लूजन में दिया गया है, ऑल इनवाइटेड सिंगर्स इन द कॉन्फ्रेंस हैव स्वीट वॉइस। बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए क्योंकि ये बोला गया है कि केवल अच्छे जो गायक हैं उन्हीं को इनवाइट किया गया है। और उसके बाद में ये स्पेसिफाई भी किया गया है कि जिनकी आवाज मधुर है वही अच्छे गायक हैं, उनके बिना अच्छे गायक नहीं है। तो फिर हमारा जो पहला वाला है वो तो आना ही है, ऑल इनवाइटेड सिंगर्स इन द कॉन्फ्रेंस हैव स्वीट वॉइस, बिल्कुल सही है। दूसरे की अगर बात करें, दोज सिंगर्स हु डू नॉट हैव स्वीट वॉइस आर आल्सो इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस। देखिए, जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है उनके बारे में बात नहीं करेंगे। यहां पे बोला गया है कि दूसरा जो हमारा कंक्लूजन उसके अंदर बोला गया है कि जिन गायकों की मधुर आवाज नहीं है उन्हें भी सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। ऐसा तो स्टेटमेंट ने बोला ही नहीं है। स्टेटमेंट ने ये बोला है कि केवल अच्छे गायकों को आमंत्रित किया गया है और ये बताया गया है कि जिनकी आवाज मधुर है वही केवल अच्छे गायक हैं। तो केवल अगर अच्छे गायकों को इन्होंने इनवाइट किया है तो इसका मतलब स्वीट वॉइस वालों को ही केवल इनवाइट किया है, इसके अलावा किसी को इनवाइट नहीं किया गया है। तो सेकंड वाला हमारा गलत हो जाना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो आएगा अपना ओनली फर्स्ट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 2, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट है, बुक योर फ्लैट बिफोर 15th एंड अवेल इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम द बिल्डर्स। एंड एडवर्टीजमेंट, एक एडवर्टीजमेंट दिया गया है। एडवर्टीजमेंट क्या दिया गया है कि 15 तारीख से पहले अपना फ्लैट बुक करें और बिल्डरों से ब्याज मुक्त ऋण लें। एक स्कीम है, एक एडवर्टीजमेंट दिया गया है। चलते कंक्लूजन के ऊपर। पहला कंक्लूजन हमारा, नो फ्लैट विल बी बुक्ड आफ्टरवर्ड्स। इसका मतलब है कि बाद में कोई भी फ्लैट बुक नहीं किया जाएगा। चलिए, सेकंड जो कंक्लूजन दिया गया वो दिया गया, आफ्टर 15th जून नो लोन विल बी प्रोवाइडेड। 15 जून के बाद कोई भी ऋण प्रदान नहीं किया जाएगा। चेक करिए क्या आंसर आ सकता है, फिर मैं बताता हूं आपको क्या आंसर क्या आएगा इसका। चलिए देखते हैं इसका आंसर।
हमारा हम देखते हैं क्या आना है। बुक योर फ्लैट बिफोर 15th एंड अवेल इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम द बिल्डर्स। एन एडवर्टीजमेंट, एक एडवर्टीजमेंट ऐसा दिया गया है कि 15 से पहले अपना फ्लैट बुक करें और बिल्डरों से ब्याज मुक्त ऋण लें। एक विज्ञापन है ये। पहला जो निष्कर्ष दिया गया है वो दिया गया है कि बाद में कोई भी फ्लैट बुक नहीं किया जाएगा। ऐसा तो स्टेटमेंट के अंदर बोला ही नहीं गया है कि बाद में कोई भी 15 तारीख के बाद कोई भी फ्लैट बुक नहीं किया जाएगा, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं गया, तो पहला गलत होना है। अगर बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरे में क्या बोला गया है कि 15 जून के बाद कोई ऋण प्रदान नहीं किया जाएगा। ऐसा भी इसमें ऐसा नहीं बोला गया है। देखिए, फ्लैट के बुक करने की बात भी ऐसी नहीं बोली गई कि 15 तारीख तक ही बुकिंग होगी, उसके बाद बुकिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं बोला गया है। तो इसलिए फ्लैट की बुकिंग के लिए जो पहला हमारा कंक्लूजन दिया गया वो भी गलत हो जाना है। अब अगर दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे में क्या बोला गया कि 15 जून के बाद कोई भी ऋण प्रदान नहीं किया जाएगा, कोई भी लोन नहीं दिया जाएगा, ऐसा भी स्टेटमेंट के अंदर नहीं बोला गया है। स्टेटमेंट के अंदर बहुत सिंपल सी बात हमें ये बोली गई है कि 15 जून या 15 तारीख जो भी बोली गई है, 15 तारीख के पहले 15 तारीख के पहले अगर आप अपना फ्लैट बुक करते हैं तो आपको बिल्डरों से जो ब्याज मिलता है वो मुक्त ऋण मिलेगा आपको। तो इसलिए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा आपको, ये एक इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। तो उसमें कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि 15 तारीख के बाद फ्लैट बुक नहीं होंगे या 15 तारीख के बाद ऋण नहीं प्रदान किया जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वीडियो लाइब्रेरीज आर फ्लोरिशिंग वेरी मच दीज डेज। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, पीपल इन जनरल हैव गॉट अ लेस वीडियो क्रेज। सेकंड, अगर बात करते हैं कंक्लूजन की तो क्या दिया गया है, इट इज मच चीपर टू सी एज मैनी मूवीज एज वन लाइब्रेरी ऑन वीडियोज rather than going into other cinemas. It is much cheaper to see as many movies as one live on videos rather than going to the cinema hall. जो हमें कथन दिया गया वो दिया गया है कि वीडियो लाइब्रेरी में इन दिनों बहुत फल फूल रहा है। जो वीडियो लाइब्रेरी है इन दिनों बहुत फल फूल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इसका यूज किया जा रहा है, ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है। निष्कर्ष जो हमारा पहला दिया गया वो दिया गया है कि सामान्य रूप से लोगों को कम वीडियो का क्रेज मिला है। ऐसा नहीं कह सकते हैं, हमें तो इसके लिए बात ये कर रहा है कि इसका प्रचलन है, मतलब ये बढ़ रहा है, इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो वीडियो में कम क्रेज है ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, तो पहला वाला हमारा गलत होना है। अब अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे में क्या बोला गया कि सिनेमा हॉल में जाने के बजाय वीडियो पर एक ही लिबास के रूप में कई फिल्में देखना काफी सस्ता है। ये बात हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा है तभी यहाँ पर जो वीडियो लाइब्रेरी है इसका क्रेज बढ़ रहा है, इसका जो इसमें जो इस समय प्रचलन है ये ज्यादा हुआ है। इसका रीजन यही है क्योंकि बहुत आसानी से लोग अपने घर बैठ करके इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। इस वजह से हमारा जो इसका आंसर आएगा वो आएगा सेकंड फॉलो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पढ़ते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है, इफ ऑल प्लेयर्स प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल वी विल विन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो हम मैच जीतेंगे, और फिर बाद में बताया गया कि हमने मैच जीत लिया है। ये आपकी इंफॉर्मेशन दी गई है। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे प्लेयर, आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई कि अगर सारे के सारे प्लेयर टीम के अगर अपने फुल पोटेंशियल के साथ में, पूरी क्षमता के साथ में खेलेंगे तो हम मैच जीत जाएंगे, ऐसा बोला गया है। और फिर बाद में ये भी बताया गया है कि हम मैच जीत गए हैं। अब चलते हैं कंक्लूजन नंबर 1 पे। कंक्लूजन नंबर 1 क्या है हमारा, कहता है ऑल प्लेयर्स प्लेड टू देयर फुल पोटेंशियल, मतलब कि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले। दूसरा अगर कंक्लूजन की बात करते हैं तो दूसरे कंक्लूजन में दिया गया है सम प्लेयर्स डिड नॉट प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल, कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले। देखिए, अगर स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट में हमें यह बताया गया कि अगर सभी खिलाड़ी, टीम के सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे तो हम मैच जीत जाएंगे, और फिर हमें यह भी बताया गया कि हम मैच जीत गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अगर हम कुछ कंक्लूड करेंगे तो हमारे अकॉर्डिंग कंक्लूड या हमारे अकॉर्डिंग फाइनल आउटकम क्या आना है, वो ये आना है कि अगर हम मैच जीत गए तो इसका मतलब सारे के सारे प्लेयर्स ने फुल पोटेंशियल के साथ प्ले किया है।
तो हमारा जो पहला कंक्लूजन है वो आ जाना है। लेकिन अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में क्या बोला गया कि कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि हमें स्टेटमेंट में ये दिया गया था कि अगर सारे खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो हम मैच जीत जाएंगे। लेकिन उसमें कहीं पर भी ये नहीं बोला गया कि कुछ खिलाड़ी नहीं खेले हैं अपनी पूरी क्षमता से, या ये कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया, कोई भी निगेटिव थॉट मेंशन किया ही नहीं गया। और अगर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया तो फिर हम सेकंड को नहीं ले सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा वो आएगा ओनली फर्स्ट फॉलोज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं स्टेटमेंट। वाटर सप्लाई इन वार्ड्स ए एंड बी ऑफ द सिटी will be affected about 50% on Friday because repairing work of the main lines is to be carried out। ये हमें स्टेटमेंट दिया गया है। पहला कंक्लूजन पढ़ते हैं तो पहला कंक्लूजन क्या है, द रेजिडेंट्स इन दीज वार्ड्स शुड इकोनोमाइज ऑन वाटर ऑन फ्राइडे। सेकेंड कंक्लूजन पढ़ते हैं, सेकेंड कंक्लूजन क्या है, द रेजिडेंट्स इन दीज डेज in these wards should not store some water on the previous day। जो आपको स्टेटमेंट दिया गया वो ये दिया गया है कि शहर के वार्ड ए और बी में पानी की आपूर्ति शुक्रवार को लगभग 50% प्रभावित होगी, क्योंकि मुख्य लाइनों में जो पाइपलाइंस हैं उनमें मरम्मत का काम किया जाना है। ऐसा एक कथन आपको दिया गया है। इसके बाद आपको निष्कर्ष दिए गए हैं दो। निष्कर्ष पहला क्या है, इन वार्डों के निवासियों को शुक्रवार को पानी पर किफायत करना चाहिए, मतलब पानी पर बचत करनी चाहिए या पानी को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। अच्छे तरीके से मतलब बहुत किफायत के साथ यूज करना चाहिए, संभाल करके यूज करना चाहिए, क्योंकि उस दिन हमारा पाइपलाइंस का जो ये वाटर फ्लो है ये बंद रहेगा या वाटर सप्लाई जो है वो बंद रहेगा। सेकंड जो हमारा निष्कर्ष दिया गया वो दिया गया है कि इन वार्डों के निवासियों को पिछले दिन कुछ पानी का भंडारण नहीं करना चाहिए। आपको एक इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर दो निष्कर्ष दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है। अगर हम चेक करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया गया वो दिया गया, वाटर सप्लाई इन द वार्ड्स ए एंड बी ऑफ द सिटी will be affected about 50% on Friday because repairing work of the main lines is to be carried out। हमको एक ये इंफॉर्मेशन दी गई है। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन पहला है, the residents in these wards should economize on water on Friday। ये सही है, इसलिए क्योंकि हमें अगर ये पता है, इंफॉर्मेशन ये दे दी गई है, ये रिलीज कर दिया गया इंफॉर्मेशन कि एक वार्ड ए और वार्ड बी जो है शहर के, इनमें 50% जो वाटर की सप्लाई है वो अफेक्टेड रहेगी, इसलिए क्योंकि उनमें जो मेन लाइंस हैं, मेन लाइंस पे हमें काम किया जाना है। तो मेन लाइंस पे काम किया जाना है, इसलिए 50% तक जो वाटर सप्लाई है वो अफेक्टेड रहेगी। तो फिर हमें उसको इकोनोमाइज करना पड़ेगा, उस पर किफायत करना पड़ेगा, बचत करनी पड़ेगी पानी की, उसको अच्छे से यूज करना पड़ेगा, तो जाकर के हम कहीं ना कहीं उसका निवारण कर पाएंगे। तो पहला जो हमारा निष्कर्ष है वो आ जाना है। दूसरा क्या आएगा, दूसरा बोला गया कि इन वार्डों के निवासियों को पिछले दिन कुछ पानी का भंडारण नहीं करना चाहिए। गलत है, अगर भंडारण नहीं करेंगे तो फिर समस्याएं बढ़ जाएंगी, इसलिए पहला वाला हमारा आ जाएगा और दूसरा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलोज। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट है, गुड हेल्थ इज अ लग्जरी इन कंट्री ए, thus expectation of life is very high as compared to the other nations of that region। ये हमें स्टेटमेंट दिया गया। स्टेटमेंट है कि अच्छा स्वास्थ्य देश ए में एक विलासिता है, इस प्रकार उस क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना में जीवन की अपेक्षा बहुत अधिक है। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, पढ़ते हैं। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट दिया गया है, पीपल इन कंट्री ए कैन अफोर्ड टू हैव ऑल लग्जरीज ऑफ लाइफ। मतलब देश ए में लोगों के पास जीवन की सभी विलासिताएं हैं। अगर दूसरे निष्कर्ष की बात करें, जो दूसरा दिया गया वो क्या दिया गया, गुड हेल्थ इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। अच्छा स्वास्थ्य प्रकृति का उपहार है। अच्छा स्वास्थ्य जो है वो प्रकृति का उपहार है। देखिए, अच्छा स्वास्थ्य प्रकृति का उपहार है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन क्या अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट है? नहीं। हमें स्टेटमेंट जो बोला गया है वो ये दिया गया है कि गुड हेल्थ इज अ लग्जरी in country A, thus expectation of life is very high as compared to the other nations of that region। किसी एक रीजन की बात कर रहा है
वहां की बात ये कर रहा है कि अच्छा स्वास्थ्य देश ए में विलासिता है, इस प्रकार उस क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना में जीवन की अपेक्षा बहुत अधिक है। मतलब वहां पर जीवन की जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत अधिक हैं, और इस वजह से केवल बहुत अधिक है क्योंकि वहां पर देश ए में जो है अच्छा स्वास्थ्य एक विलासिता है। अब अगर हम बात करें निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष हमारा क्या कहता है? निष्कर्ष में है कि पहला जो है, देश ए में लोगों के पास जीवन की सभी विलासिताएं हैं। देखिए ये गलत हो जाना है, इसलिए क्योंकि हमें ये बताया गया कि अच्छा स्वास्थ्य जो है वो देश ए में एक विलासिता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि देश ए में सारी विलासिताएं आपके पास हैं जीवन के लिए। जीवन की जो सभी विलासिताएं वो सारी की सारी अवेलेबल है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो जो पहला है हमारा वो गलत हो जाना है। और अगर दूसरे की हम बात करें तो दूसरा क्या कह रहा है कि अच्छा स्वास्थ्य प्रकृति का उपहार है। देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ है तो, लेकिन ये हमारा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ पर देश ए की बात कर रहा है और ना ही यहाँ पे जो स्टेटमेंट के अंदर की बात की गई है उसकी बात कर रहा है, लग्जरियस की बात नहीं कर रहा है। इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये कंक्लूजन नहीं आएगा। देखिए हमने आपको बोला था कि यूनिवर्सल ट्रुथ जो होगा वो अकॉर्डिंग टू द रिलेटेड टू द स्टेटमेंट होना चाहिए, तभी हम उसको कंक्लूजन लेंगे। अगर वो रिलेटेड टू द स्टेटमेंट नहीं है तो फिर हम उसको यूनिवर्सल ट्रुथ होने के बावजूद भी कंक्लूजन नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? स्टेटमेंट दिया गया है, द डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर बाय रोड बिटवीन मुंबई एंड जाफरा विल बी रिड्यूस्ड टू 280 किलोमीटर बाय सी। दिस विल लीड टू अ सेविंग ऑफ ₹7.92 करोड़ पर एनम ऑन फ्यूल। आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट ये दिया गया है कि मुंबई और जाफरा के बीच सड़क मार्ग से 900 किलोमीटर की दूरी समुद्र के द्वारा 280 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इससे रुपए की बचत होगी, ईंधन पर 7.9 करोड़ प्रतिवर्ष। इससे जो है जो फ्यूल है, फ्यूल पर 7.92 करोड़ रुपए की बचत होगी प्रतिवर्ष। ऐसा हमें स्टेटमेंट दिया गया है। निष्कर्ष जो हमारा पहला है वो क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज चीपर देन बाय रोड। सेकंड, फ्यूल विल बी सेव्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। हमारा जो पहला निष्कर्ष दिया गया वो दिया गया कि सड़क मार्ग की तुलना में समुद्र से परिवहन सस्ता है, और जो दूसरा दिया गया वो दिया गया कि काफी हद तक ईंधन की बचत होगी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर चेक करिए क्या आएगा, फिर इसके बाद मैं बताता हूं आपको। चलिए देखते हैं हमारा जो एक इंफॉर्मेशन दी गई स्टेटमेंट के अंदर वो क्या दी गई कि मुंबई और जाफरा के बीच सड़क मार्ग का जो है दूरी वो 900 किलोमीटर की है, लेकिन अगर इसको समुद्र के द्वारा तय की जाती है तो 280 किलोमीटर तक कम हो जाती है। इससे क्या होगा कि ईंधन पर 7.92 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की बचत होगी। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। पहला जो निष्कर्ष दिया गया वो दिया गया है कि सड़क मार्ग की तुलना में समुद्र से परिवहन सस्ता है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि समुद्र से जो परिवहन है वो सस्ता है या सड़क में सस्ता है। तो हम कंपैरिजन की बात नहीं करेंगे। हमने शायद ये आपको पहले ही में बताया था, पहले वीडियो में बताया था कि जो हमारा स्टेटमेंट आर्गुमेंट होगा, स्टेटमेंट एजम्पशन होगा, इनमें हम कभी कंपैरिजन की बात नहीं करेंगे। कंपैरिजन की बात एजम्पशन में भी नहीं करते हैं और कंपैरिजन की बात कंक्लूजन में भी नहीं करते हैं। तो कंपैरिजन की अगर बात नहीं करेंगे हम तो फिर हमारा पहला वाला गलत हो जाना है। दूसरे की अगर बात करते हैं तो दूसरा क्या बोला गया है, देखिए अगर स्टेटमेंट के अंदर कंपैरिजन किया जा रहा होता तो बात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो हम बात नहीं कर सकते हैं कंपैरिजन की, और फिर सस्ते की बात नहीं करेंगे। चलते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में क्या बोला गया कि काफी हद तक ईंधन की बचत होगी। देखिए काफी हद तक बोला गया है तो फिर ये सही हो जाना है। टू सम एक्सटेंट अगर बोले, अ ग्रेट एक्सटेंट बोले, ये सब वर्ड ऐसे होते हैं जो किसी भी सेंटेंस को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अगर सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसमें अगर टू सम एक्सटेंट जोड़ा गया है या ग्रेट एक्सटेंट जोड़ा गया है तो फिर ये उस सेंटेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड वाला सेंटेंस है वो बहुत स्ट्रांग बन रहा है टू अ ग्रेट एक्सटेंट की वजह से। तो हमारा जो ये सेकंड वाला कंक्लूजन होगा ये आंसर हो जाएगा हमारा।
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो होगा सेकंड कंक्लूजन विल बी फॉलोज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? स्टेटमेंट दिया गया है पॉपुलेशन इंक्रीज कपल्ड विद depleting resources is going to be the scenario of many developing countries in the days to come। आपको स्टेटमेंट ऐसा दिया गया है कि घटते संसाधनों के साथ जनसंख्या में वृद्धि आने वाले दिनों में कई विकासशील देशों का परिदृश्य बनने जा रही है। ऐसा हमें कथन दिया गया है। जो हमारा कंक्लूजन है, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? The population of developing countries will not continue to increase in future। सेकेंड वाला जो हमें कंक्लूजन दिया गया है वो दिया गया है it will be very difficult for governments of developing countries to provide its people decent quality of life। चेक कीजिए एक बार क्या आ सकता है। अगर हम इसके कंक्लूजन ही पढ़ते हैं तो कंक्लूजन को पढ़ने के बाद बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज इन फ्यूचर। मतलब भविष्य में विकासशील देशों की जनसंख्या में वृद्धि जारी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं कहा जा सकता है, किसी भी चीज के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये आगे ऐसा भविष्य में नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ये पहला वाला कंक्लूजन है ये नहीं आएगा, क्योंकि इसका कोई हमारे पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि आगे आने वाले भविष्य में विकासशील देशों में जनसंख्या में जो वृद्धि है वो जारी नहीं रहेगी, वो कम हो जाएगी, ऐसा नहीं बोला गया है। आगे अगर बढ़ेंगे, बात संसाधन की कर रहा था, जो वहां पर हमें स्टेटमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है वहां पे घटते संसाधनों की बात की गई है। घटते संसाधनों के साथ जनसंख्या वृद्धि आने वाले दिनों में विकासशील देशों का जो परिदृश्य बनने जा रही है, जो वहां पर स्टेटमेंट के अंदर बात की जा रही है वो ये बात की जा रही है कि जो जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि की वजह से जो आगे आने वाला टाइम है उसमें क्या होगा, संसाधनों की कमी हो जाएगी, ये बोला गया है। ना कि ये बोला गया है कि जो आने वाले टाइम में जनसंख्या है उसकी जो वृद्धि है वो जारी नहीं रहेगी। तो पहला वाला जो हमारा निष्कर्ष है वो गलत हो जाना है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे में क्या बोला गया है कि विकासशील देशों की सरकारों के लिए अपने लोगों को जीवन की सभ्य गुणवत्ता, अच्छी गुणवत्ता प्रदान करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा, ऐसा बोला गया है सेकंड में। तो मेरे ख्याल से सेकंड वाला बहुत क्लियरली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो करेक्ट हो जाएगा। जो सेकंड हमारा कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा, क्योंकि यही बात शायद मेरे ख्याल से स्टेटमेंट के अंदर भी कर रहा है। स्टेटमेंट के अंदर कर रहा है कि घटते संसाधनों, मतलब जो हमारा विकासशील देशों की बात कर रहा है कि विकासशील देशों में क्या है कि जनसंख्या में जो वृद्धि है वो बढ़ने की वजह से, जनसंख्या वृद्धि की वजह से जो संसाधन है उनकी आगे फ्यूचर में कमी हो जानी है, ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कंक्लूजन नंबर सेकंड की, तो कंक्लूजन नंबर सेकंड क्या बोलता है कि विकासशील देशों की सरकारों के लिए अपने लोगों को जीवन की सभ्य गुणवत्ता प्रदान करना बहुत मुश्किल होगा आगे आने वाले फ्यूचर में। सही बात है ये, और मुश्किल होगा तभी तो वो घटते संसाधनों की बात कर रहा है। तो हमारा जो सेकंड वाला कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है कि द एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू द कोर्स इज अ मिनिमम सेकंड क्लास ग्रेजुएट डिग्री, हाउएवर द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन ऑफ ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई। जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट के अंदर बात किया गया है कि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता न्यूनतम द्वितीय श्रेणी स्नातक डिग्री होनी चाहिए। हालांकि स्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार भी जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं, ऐसा एक स्टेटमेंट दिया गया है। अगर बात करते हैं कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, ऑल कैंडिडेट्स हु हैव नॉट येट टू गेट देयर बैचलर्स डिग्री विल बी देयर इन द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। सेकंड कंक्लूजन की अगर बात करते हैं तो क्या बोला गया है कि ऑल कैंडिडेट्स हैविंग ऑब्टेन्ड सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री will be there in the list of selected candidates। सेकंड और फर्स्ट कंक्लूजन को पढ़ने के बाद चेक कीजिए क्या आंसर आ सकता है। देखिए मेरे ख्याल से दोनों ही नहीं आएंगे। इसका रीजन ये है कि क्या बोला गया है पहले कंक्लूजन के अंदर बोल रहा है कि ऑल कैंडिडेट्स हु हैव
not yet to get their bachelor degrees will be there in the list of selected candidates। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कि जो पात्रता बताई गई है वो न्यूनतम पात्रता क्या है, और ये बताया गया है कि जो ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका भी फाइनल ईयर है, उनका भी रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है। ये इंफॉर्मेशन है, ना कि अभी लिस्ट जारी की गई है। तो यहाँ पर जो हमारे कंक्लूजन नंबर फर्स्ट और कंक्लूजन नंबर सेकंड दिए गए हैं, इन दोनों ही कंक्लूजन में वो लिस्ट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात कर रहा है, इसलिए हम इन दोनों को ही गलत करेंगे, क्योंकि हम किसी भी तरीके से अभी ये नहीं बता सकते हैं कि जो ऑल कैंडिडेट्स हैं ऐसे जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है, या जो बैचलर डिग्री में अभी फाइनल ईयर पे हैं, या अभी जिनकी बैचलर डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, वो जो कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे लिस्ट में, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में होंगे, ऐसा नहीं बोला गया है। अभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहा है इस स्टेटमेंट के अंदर। तो हमारे कंक्लूजन जो होंगे दो के दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों कंक्लूजन में वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है उसके बारे में बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जाएगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। को स्टेटमेंट दिया गया है द टीवी प्रोग्राम्स टेलीकास्ट स्पेशली फॉर वीमेन आर पैक्ड विद अ वैरायटी ऑफ रेसिपीज एंड हाउसहोल्ड हिंट्स। अ मेजर पोर्शन ऑफ मैगजीन्स फॉर वीमेन also contains the items mentioned above। हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है कि टीवी कार्यक्रम टेलीकास्ट विशेष रूप से महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजनों और घरेलू संकेतों से भरे होते हैं। महिलाओं के लिए पत्रिकाओं के एक प्रमुख हिस्से में ऊपर उल्लिखित आइटम भी हैं, ऐसा स्टेटमेंट बोला गया है। जो हमारा कंक्लूजन नंबर पहला है, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, विमेन आर नॉट इंटरेस्टेड इन द अदर थिंग्स। सेकंड बोला गया है कि एन एवरेज वुमेन्स प्राइमरी इंटरेस्ट लाइज इन होम एंड स्पेशली इन द किचन। देखिए अगर हम बात करते हैं पहले कंक्लूजन की, तो पहला कंक्लूजन बोला गया कि विमेन आर नॉट इंटरेस्टेड इन द अदर थिंग्स। देखिए अदर थिंग की तो बात स्टेटमेंट के अंदर कर ही नहीं रहा है। स्टेटमेंट के अंदर बात वो कर रहा है कि जो टेलीकास्ट है टीवी प्रोग्राम्स का, वो इस अकॉर्डिंग रहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो इनको देख करके रेसिपी को बनाएं, और रेसिपी के लिए ही जो इसी तरफ को वो घरेलू जो भी संकेत हैं उन संकेतों से भरे होते हैं। तो जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है वो दिया गया है जो विमेन्स हैं उनके लिए, कि वो रेसिपी पे कैसे काम कर सकती हैं, या घरेलू संकेतों की तरफ को वो कैसे काम कर सकती हैं। इस तरीके के स्टेटमेंट को बोला गया है यहाँ पर, और उसी में पत्रिकाओं के बारे में बात की गई है कि पत्रिकाओं में भी यही सब चीजें दी जाती हैं। उसका एक मुख्य हिस्सा जो पत्रिका का है वो इन सब चीजों से भरा रहता है, तो वो ये बोल रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पहले कंक्लूजन की, तो पहले कंक्लूजन में ये बोल रहा है कि जो महिलाएं हैं वो अन्य चीजों में दिलचस्पी नहीं लगाती हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं, अन्य चीजों की तो बात यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर की ही नहीं गई है। और दूसरी बात यह है कि स्टेटमेंट के अंदर ऐसा हमें कहीं नहीं बताया गया है कि महिलाएं किसी चीज में दिलचस्पी नहीं लगाती हैं। हाँ, ये जरूर कहीं ना कहीं हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि जो महिलाओं की दिलचस्पी है वो घरेलू जो भी हमारे इंतजाम होते हैं उनके लिए, या खाने पीने की चीजों के लिए, रेसिपीज के लिए ज्यादा ध्यान रहता है, या किचन में उनका ज्यादा ध्यान रहता है। तो इस वजह से हम अगर अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले वाले को पढ़ेंगे तो पहला वाला हमारा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे में क्या बोला गया है, एन एवरेज वुमेन्स प्राइमरी इंटरेस्ट लाइज इन होम एंड स्पेशली इन द किचन। देखिए जो सेकंड वाला कंक्लूजन हमारा ये सही आएगा, ये फॉलो करेगा। लेकिन बात को अगर समझें तो जो सेकंड कंक्लूजन दिया गया है इसमें अगर हम पहला जो एन एवरेज वर्ड है अगर ये हटा ले तो ये भी गलत हो जाना है, क्योंकि जो सेकंड वाला कंक्लूजन दिया गया उसमें दिया गया कि एन एवरेज वुमेन्स मतलब एक आमतौर पर औसत महिलाओं की बात कर रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, हम औसत महिलाओं की तो बात कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि महिलाओं का इंटरेस्ट किचन में ही होता है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनका किचन में इंटरेस्ट नहीं है, अदर चीजों में इंटरेस्ट है। तो हम यहाँ पर एक औसत महिला की बात कर रहे हैं, तो ये वाला हमारा सही हो जाना है। ध्यान रखिए ऐसे वर्ड्स जितने भी होते हैं, हमने इसीलिए बोला था कि आपको कि लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिकली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा हमें, और इसको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे सेंटेंस को स्ट्रांग कर रहे होते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन जो
10 है, इसका जो कंक्लूजन नंबर सेकंड है ये हमारा एन एवरेज वुमेन्स की वजह से स्ट्रांग हो रहा है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा वो आएगा ओनली सेकंड फॉलोज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ को। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, पढ़ते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है, फैशन इज अ फॉर्म ऑफ अगलीनेस सो इनटॉलरेंस दैट वी हैव टू अल्टर इट एवरी पर्टिकुलर टाइम पीरियड। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बोला गया है कि फैशन बदसूरती का एक रूप है, इसलिए असहनीय है कि हमें हर विशेष समय अवधि के बाद इसे बदलना होता है। अगर बात करते हैं कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, पहले कंक्लूजन की, तो पहला कंक्लूजन क्या बोला गया है, फैशन डिजाइनर्स डू नॉट अंडरस्टैंड द पब्लिक माइंड वेरी वेल। सेकंड कंक्लूजन बोला गया है, द पब्लिक बाय एंड लार्ज इज हाईली ससेप्टेबल टू नोवेलिटी। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये स्टेटमेंट कैसा दिया गया है। स्टेटमेंट बहुत अच्छा है। स्टेटमेंट बोला गया है कि फैशन इज अ फॉर्म ऑफ अगलीनेस, फैशन जो है एक भद्देपन का, एक बदसूरती का फॉर्म है। ये बिल्कुल सही बात है। आगे बोला गया कि सो इंटॉलरेंस, सो इनटॉलरेबल दैट वी हैव टू अल्टर इट एवरी पर्टिकुलर टाइम पीरियड। देखिए बिल्कुल सही बात इसलिए है क्योंकि हम अगर अपनी रियल लाइफ में देखेंगे तो फैशन का मतलब जो हमारा रहन सहन है, हम अपने रहन सहन की जिस फैशन की बात करते हैं, जिस फैशन के फॉलो करने की बात करते हैं, तो उस अगर फैशन की अगर हम बात करें तो एक टाइम पीरियड के बाद हमें इसको चेंज करना पड़ता है। लोग इसको चेंज करते हैं लगातार। अगर हम देखें तो अगर हमें ये याद हो कि 90s के टाइम में जो फैशन, जो तरीके के कपड़े या रहन सहन था, क्या आज उसी तरीके का है? नहीं। तब बालों में हिप्पी कट बाल चलते थे, बड़े बाल चलते थे, बेल बॉटम पैंट चलते थे। क्या आज बेल बॉटम पैंट चलते हैं? बीच में तो कई सारे चेंजेस आए, कभी कार्गो आया, कभी बेल बॉटम का पैंट आया, कभी बेल बॉटम की जीन्सेस आई, कभी ज्यादा जेब वाले पैंट आए। तो ये जो एक टाइम पीरियड के बाद में चेंजेस होता है, यही होता है कि जो फैशन है एक बदसूरती या भद्देपन का फॉर्म है। क्योंकि अगर वो भद्देपन का फॉर्म नहीं है तो क्या, अगर आप सोचिए आज की तारीख में हम बेल बॉटम पैंट पहन कर खड़े हो जाएंगे तो क्या सब लोग हंसेंगे? या अगर हम फैशन की बात करें तो फैशन क्या है, अगर हम शेरवानी पहनते हैं, कोट सूट पहनते हैं तो ये एक फैशन है। लेकिन अगर सोचिए हम आपको शेरवानी पहन करके पढ़ाने लगे तो क्या वो फैशन होगा? लोग हंसेंगे हम पर। तो इसलिए क्या है, फैशन इज अ फॉर्म ऑफ अगलीनेस। फैशन जो है वो एक अगलीनेस का फॉर्म है, और फॉर्म है इसलिए इनटॉलरेबल है। दैट वी हैव टू अल्टर, हमें एक टाइम पीरियड के बाद इसको चेंज करना ही होता है। और चेंज हो जाने के बाद अगर हम पुराने वाले को कॉपी करते हैं तो शायद कभी कभी तो वो चल जाता है, लेकिन कभी कभी हमें भद्देपन का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन की, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट बोला गया है फैशन डिजाइनर्स डू नॉट अंडरस्टैंड द पब्लिक माइंड वेरी वेल। तो गलत है, इसलिए क्योंकि अगर फैशन डिजाइनर जो फैशन डिजाइन करता है, अगर वो पब्लिक माइंड को वेरी वेल अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता तो अल्टरेशन कैसे होता? मतलब अगर अल्टरेशन हो रहा है तो फैशन डिजाइनर्स ही तो उसके लिए लगे हुए हैं, जो पब्लिक के माइंड को अच्छी तरीके से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं कि अब पब्लिक को चाहिए क्या, वो उसी तरफ को फैशन को लेकर के जाते हैं। तो पहला वाला जो हमारा कंक्लूजन है वो गलत हो जाना है। अगर हम बात करते हैं दूसरे कंक्लूजन की, तो बोला गया है कि द पब्लिक बाय एंड लार्ज इज हाईली ससेप्टेबल टू नोवेलिटी। मतलब अगर सार्वजनिक और बड़े लोगों की नवीनता के लिए अति संवेदनशील होते हैं। बिल्कुल सही बात है, अति संवेदनशीलता है तभी तो हमें चेंज करने की जरूरत पड़ती है और हम चेंज की तरफ जाते हैं, अल्टरेशन की तरफ जाते हैं। अल्टर एक टाइम पीरियड के बाद चाहिए होता है। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा ओनली सेकंड फॉलोज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ को। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट रन कंपनीज had asked the government run company had asked its employees to declare their income and assets, but it has been strongly resisted by the employees union and no employee is going to declare his income। एक स्टेटमेंट दिया गया है कि सरकार द्वारा चलित एक कंपनी, जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, कंपनी ने अपने कर्मचारियों को अपनी आय और संपत्ति की घोषणा के लिए कहा, लेकिन कर्मचारी संघ द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया और कोई भी कर्मचारी अपनी आय घोषित नहीं करने वाला है, ऐसा बोला गया। यह हमारा कथन है।
अगर बात करते हैं निष्कर्ष की, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया, द एम्प्लॉइज ऑफ दिस कंपनी डू नॉट सीम्स टू हैव एनी एडिशनल अनडिस्क्लोज्ड इनकम बिसाइड्स देयर सैलरी। सेकंड हमारा जो कंक्लूजन दिया गया वो दिया गया है, द एम्प्लॉइज यूनियन वांट्स ऑल सीनियर ऑफिसर्स टू डिक्लेयर देयर इनकम फर्स्ट। देखिए पहली बात हमको दूसरा तो देखते ही गलत नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर तो सीनियर ऑफिसर की बात कर रहा है और ये बोल रहा है कि एम्प्लॉय यूनियन की मांग ये है, एम्प्लॉय यूनियन जो है वो ये चाहते हैं कि पहले जो ऑफिसर है वो अपनी सैलरी का चिट्ठा दें या पहले अपनी सैलरी का ब्यौरा दें या डिक्लेयर करें, पहले अपनी सैलरी को डिक्लेयर करें। तो ऐसी तो कोई मांग हमको स्टेटमेंट के अंदर बोली ही नहीं गई है। स्टेटमेंट के अंदर तो सिर्फ इतना से बोला गया है कि जो कंपनी है, कंपनी ने अपने जो एम्प्लॉइज हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको एक निर्देश दिया है कि आप लोग अपने जो आय और संपत्ति है उसका ब्यौरा दें या उसको उसकी घोषणा करने के लिए कहा है। लेकिन स्टेटमेंट के अंदर हमें यह भी बोला गया है कि ऐसा कंपनी ने बोला है, लेकिन कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय यूनियन है, जो कर्मचारी संघ है, उसने इसका कड़ा विरोध किया है और उसने ये भी बोला है कि कोई भी जो कर्मचारी है वो ऐसा नहीं करेगा। तो हमें तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी है, वहां पे तो ये बोला ही नहीं गया कि जो कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय यूनियन है उसने ऐसी कोई मांग की है कि पहले ऑफिसर लोग अपना इसकी घोषणा करें। तो इसलिए जो हमारा कंक्लूजन नंबर सेकंड है तो रॉन्ग आना है, बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। अगर हम पहले की बात करें तो पहले में क्या बोला गया कि इस कंपनी के कर्मचारियों को अपने वेतन के अलावा कोई अतिरिक्त अघोषित आय नहीं लगती है। ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनडिस्क्लोज्ड इनकम की तो बात कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे तो बात ये कर रहा है कि जो आपकी संपत्ति और आपकी जो आय है उसकी घोषणा कीजिए। जो पहला जो हमारा कंक्लूजन दिया गया, द एम्प्लॉइज ऑफ दिस कंपनी डू नॉट सीम टू हैव एनी एडिशनल अनडिस्क्लोज्ड इनकम बिसाइड्स देयर सैलरी। अनडिस्क्लोज्ड इनकम बिसाइड्स देयर सैलरी की तो बात ही नहीं कर रहा है। अगर इसकी बात स्टेटमेंट के अंदर नहीं की गई तो फिर हम यहाँ पर भी नहीं करेंगे। तो हमारा जो पहला कंक्लूजन है वो भी नहीं आना है, जो कंक्लूजन नंबर सेकंड है वो भी नहीं आना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हो जाएगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। मेरे ख्याल से आपको ये सेशन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ इंप्रूव करने के लिए मुझे बोलना है तो मैं इसको इंप्रूव करूंगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। और हम आपके साथ अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम आपको स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस पढ़ाएंगे। इसलिए तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के आप किसी बुक से भी लगा सकते हैं, अदरवाइज प्रैक्टिस सेट से भी लगा सकते हैं। आप गूगल से भी क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं या किसी भी एसटी के थ्रू भी आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस सेशन में आपको सिलॉग के अंदर जो कंक्लूजन होता है और जो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कंक्लूजन होता है, इसके बीच में एक डिफरेंस समझ में आया होगा कि जो सिलॉग के अंदर क्वेश्चन होते हैं उसमें जो आपको स्टेटमेंट होते हैं वो काल्पनिक भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके स्टेटमेंट जो होते हैं वो आप देख रहे होंगे कि एक इंफॉर्मेशन फॉर्मेट में होते हैं और शायद रियल लाइफ से जुड़े हुए कुछ होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर जो सिलॉग के क्वेश्चन है, गलती मत करिएगा कि लॉजिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन आया हो इसको आप सिलॉग के बिहाफ पर सॉल्व करने लगेंगे। काफी कुछ हद तक ये उसी तरीके से सॉल्व होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको दिमाग में रखेंगे तो शायद मेरे ख्याल से कहीं पे भी कोई गलती नहीं आनी है। और एक बात बहुत ध्यान रखेंगे कि स्टेटमेंट के बिहाफ पर ही हमें आंसर करना होता है। चलिए ठीक है, इस सेशन को आप लाइक करिए और इसके पहले के जो 2 टॉपिक आपको आर्गुमेंट एंड अजम्पशन अगर छूट गए हैं तो फिर मैं आपको इसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं और आप चेक कर लीजिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।